हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो नई सीरीज है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं, इस सीरीज को शुरू करने का हमारा मोटिव आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाना है। साथ ही हफ्ते भर में आपने करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम अपनी आज की इस वीडियो में 14 से लेकर के 20 सितंबर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है। तो दोस्तों, पिछले दिनों मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है, इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी दर है, इसे -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया हुआ है। दोस्तों, ना केवल भारत बल्कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है ये माइनस में जा रही है। इनकी जो जीडीपी है ये माइनस में जा रही है और जो वित्त वर्ष होगा, अगला वित्त वर्ष होगा 2021-22 का, उसमें इन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है ये पटरी पर आने की संभावनाएं भी जो विश्व भर की प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं इनके द्वारा जताई जा रही है। ये तो बात कर ली हमने मूडीज की। मूडीज के पहले भी जो और भी बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो है अपने आंकड़े जारी किए हैं। इनमें से एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। क्या होता है, हमारे एग्जाम्स में क्रिसिल ने कितना लगाया, मूडीज ने कितना लगाया, और इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमने याद रखना है कि क्रिसिल जो है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है और 2020 में जो है क्रिसिल ने बताया है कि 10% की दर से जो है हमारी इकोनॉमी ये बढ़ने भी वाली है। तो इन सारी रेटिंग एजेंसीज की जो परसेंटेज है, इन सभी को हमें याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट ही हमारी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। हमसे प्रश्न में पूछा है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है। तो ये जताया है C -11.5%। अगला प्रश्न है हमारा, एरो इंडिया 21 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। दोस्तों, एरो इंडिया जो कार्यक्रम है इसका आयोजन फरवरी 2021 में जो है इसके 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु का जो हमारा वायुसेना स्टेशन है, जिसका नाम है येलहंका वायुसेना स्टेशन, इस वायु स्टेशन में जो है इस एरो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एयर शो होता है दोस्तों, जिसमें दुनिया भर के विमानों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। वर्ष 1996 से ये एयर शो कर्नाटक के बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से, मतलब हर 2 वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। इसे आप जो है aeroindia.gov.in वेबसाइट पर जो है जाकर देख भी सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न 2 है इसका सही उत्तर है ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस या वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है ये हर साल सितंबर मंथ के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में जो प्राथमिक चिकित्सा होती है इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 9 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो इन सभी दिवस की डेट जो है ये हमें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घरों का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, 12 सितंबर 2020 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मध्य प्रदेश में 1,75,000 घरों का उद्घाटन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री ने दोस्तों प्रदेश के लोगों को नए घर में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं भी दी थी।
ही साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो इसके लाभार्थी हैं जिन्हें घर मिला हुआ है उनसे इन्होंने वार्तालाप भी की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होती है, इस योजना के बारे में मैंने पूरी जानकारी अपना जो 14 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें मैंने डिटेल से पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी हुई है, क्योंकि ये हमारा रिवीजन का वीडियो है, हमें इस वीडियो में रिवीजन करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जहां पर मुझे बताना जरूरी होगा वहां पर मैं बताऊंगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी हमारी उस वजह से वीडियो होने लगेगी तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी उस तारीख का जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है उसे जाकर के देख ले। न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेस पर मेरे वीडियोस जो है इन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ हमने रिवीजन करना है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि जा करके आप उतने तारीख का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल वाइज आगे के क्वेश्चंस के लिए भी बता रहा हूं कि डिटेल वाइज मैंने सारी बातें जो है उसमें बताई हुई है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों का अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में जो है किसे चुना है। तो दोस्तों, पिछले दिनों यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना है। आप सभी जानते हैं इन्हें, ये एक बॉलीवुड अभिनेता हैं और एक गायक भी हैं। आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में दोस्तों यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। और आपको अगर याद हो तो आयुष्मान खुराना जो हैं, इन्हें कुछ दिन पहले बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन ही हमें याद रखना है। प्रश्न में हमसे पूछा है यूनिसेफ के बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया बी आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न है हमारा, इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम अरब देश कौन सा है। दोस्तों, पिछले दिनों बहरीन जो है ये इजराइल के साथ में संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला एक नवीनतम अरबी देश बन गया है। नवीनतम का मतलब यहां पर यह हो गया कि इसके पहले भी कोई ऐसा अरबी देश है जिसने इजराइल के साथ में अपने संबंध स्थापित किए हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इजराइल ने जो है यूएई के साथ में जो है अपने राजनयिक संबंध बहरीन के पहले स्थापित किए हुए हैं। दोस्तों, अरब की बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो इजराइल को एज अ कंट्री मतलब देश के रूप में नहीं मानती हैं, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए दुनिया भर के अरब कंट्री जो हैं, यहाँ के जो देश है, ये इजराइल के साथ में अपने संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इनकी मध्यस्थता से ही ये सब कार्यक्रम जो है, ये सब डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो दुनिया भर के लिए अगर कहा जाए तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और दुनिया भर में जो देश हैं इन्हें जो है जो इजराइल को कंट्री नहीं मानते हैं, तो अगर पहले इनके साथ में कुछ हुआ है, अगर पहले इनको इस देश से लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, तो अगर उसमें समझौता किया जा रहा है, उस चीज़ को अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास इन देशों द्वारा किया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और निश्चित ही इससे पूरी दुनिया को फायदा होने वाला है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा है इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम अरब देश कौन सा है, तो ये देश है ए बहरीन। अगला प्रश्न है हमारा, यूएस ओपन मेंस 2020 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। दोस्तों, पिछले दिनों ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके मेंस सिंगल 2020 यूएस ओपन टाइटल का खिताब जो है अपने नाम कर लिया। डोमिनिक थिएम का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम के बारे में जो है मैंने 15 सितंबर 2020 के वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि कब से शुरू हुए, सबसे पुराना कौन सा होता है, रोलैंड गैरोस किसको कहा जाता है, कौन सा जो टूर्नामेंट है जिसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी बातें मैंने बताई है, कौन सी कोर्ट में खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सी कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन किस में खेला जाता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने 15 सितंबर की वीडियो में दी हुई है, तो वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर फीमेल की बात करें दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे जापान की एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है नाओमी ओसाका। इन्होंने 2020 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके अपने नाम किया हुआ है। तो दोनों का याद रखना।
वुमेन सिंगल का जीता हुआ है नाओमी ओसाका ने और मेन सिंगल जीता है डोमिनिक थिएम ने। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी, डोमिनिक थिएम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा जो संविधान है इसका जो अनुच्छेद 343 है, 343 है, ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है और पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों हिंदी जो है ये दुनिया भर में चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो इसे भी हमें याद रखना है। प्रश्न में पूछा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सी, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा IPL 2020 का पहला मुकाबला किस स्थान पर खेला जाएगा। दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको पता भी चल गया होगा कि IPL 2020 का पहला मुकाबला किसने जीता है। हालांकि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि IPL 2020 का पहला मुकाबला जो है ये UAE के अबू धाबी में खेला जा रहा है। वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम मैच चल ही रहा है। मैच देखने का शौक़ है मुझे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद फिर मैं मैच का स्टेटस देखूँगा और उसके बारे में भी जो है मैं वीडियो में अगले जो मेरे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो होंगे उसमें आपसे बात करूँगा। दोस्तों फाइनल मुकाबले की बात करें तो ये 10 नवंबर 2020 को खेला जाएगा। 53 दिनों तक ये मैच चलने वाले हैं। फाइनल सहित 60 मैच इसमें खेले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ IPL 2020 को लेकर के मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें। हमसे प्रश्न में पूछा है कि IPL 2020 का पहला मुकाबला किस स्थान पर खेला जाएगा या खेला जा रहा है, तो ये खेला जा रहा है सी, अबू धाबी में। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले में DRDO की एक प्रयोगशाला खोली जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के जो हमारे एस्पिरेंट हैं, मध्य प्रदेश की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल रट लो ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपसे जरूर से ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो मुरैना जिला है इसमें कैलारस जोरा नामक एक क्षेत्र है, वहां पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से DRDO की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जा रही है। इस प्रयोगशाला की स्थापना के लिए मुरैना जिले में 350 हेक्टेयर की भूमि का अधिग्रहण भी गवर्नमेंट द्वारा कर लिया गया है। DRDO क्या होता है आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरा जो 16 सितंबर का वीडियो है उस वीडियो को आप जाकर के देखिए। DRDO का पूरा इतिहास मैंने उसमें बताया हुआ है। प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस जिलों में DRDO की एक प्रयोगशाला खोली जाएगी, तो ये खोली जाएगी बी, मुरैना में। अगला प्रश्न है हमारा किस वर्ष तक भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का कोट है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों पिछले दिनों हुआ ये है कि हमारा जो रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा जी, इन्होंने ये कहा है कि हमारा देश भारत जो है ये 2023 तक उर्वरक के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है ये किया गया है और इसी के साथ ही नई उर्वरक निर्माण इकाइयां जो हैं इसे भी स्थापित किया जा रहा है। तो जो हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सी, 2023 तक। अगला प्रश्न है हमारा कि आंतरिक अफगान वार्ता का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया। दोस्तों पिछले दिनों आंतरिक अफगान वार्ता का आयोजन दोहा में किया गया। ये वार्ता वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी और इस वार्ता में हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री S जयशंकर जी, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके लिए कतर के विदेश मंत्री जो हैं दोस्तों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जमीन थामी जी, इनकी ओर से हमारे विदेश मंत्री को निमंत्रण दिया गया था और इसी के चलते हमारे जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने आंतरिक अफगान वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ए, दोहा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे देश भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को जो है राष्ट्र के निर्माण में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के उद्देश्य से 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को हमारे देश के सबसे महान इंजीनियर डॉक्टर सर
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती होती है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वर्ष 1955 में हमारे देश के लिए किए गए इनके योगदान को चिन्हित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन्हें जो है हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इससे भी इन्हें सम्मानित किया था। बहुत ही अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे ये। इनके बारे में एक कहानी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत ही इनकी अगर हम बात करें, इनका जन्म तो 1860 में इनका जन्म हुआ था। 1962 में जो है इनका देहावसान हुआ था। लगभग 102 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। एक बार किसी ने इनसे पूछा कि विश्वेश्वरैया जी, आपकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? तो इन्होंने कहा कि मौत जब मेरे दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खटखटाती है, कहती है विश्वेश्वरैया घर पर है, तो मैं उसे ये कहकर भगा देता हूँ कि चले जाओ, विश्वेश्वरैया अभी घर पर नहीं है। तो एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे ये। हमारे देश में इनके योगदान को जो है आदि अनादि काल तक याद किया जाएगा दोस्तों, और किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, हमारे देश को दुनिया भर में गौरवान्वित करने का ही कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है हमेशा याद करना चाहिए, और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखें, हमेशा इन्हें याद कर कर रखें। तो हमारा जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? दोस्तों, HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी जी हैं। पिछले हफ्ते ये चर्चा में इसलिए आए दोस्तों क्योंकि आदित्य पुरी जो हैं इनको जो है यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था। भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण और इनके कौशल के लिए इन्हें जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 से हुई थी दोस्तों, और वैश्विक स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र में दिया जाने वाला यह अपनी तरह का एक पहला अवार्ड है। तो हमारा जो प्रश्न है कि HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये है C आदित्य पुरी जी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना की जाएगी? दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, इनके द्वारा ये तय किया गया है कि बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की स्थापना को मंजूरी जो है दी गई है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। इस नए एम्स को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ तैयार किया जाएगा, और अगले 4 साल में इस एम्स के बन जाने की संभावना है। तो हमारा जो प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो यह दी गई है D दरभंगा में। अगला प्रश्न है कि पुनः राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? तो दोस्तों, पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह जी को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। ध्वनि मत से इन्हें जो है राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा जी, इनके द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा जो प्रश्न है कि पुनः से राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है A हरिवंश नारायण सिंह जी को। अगला प्रश्न है हमारा, योशिहिदे सुगा को किस एशियाई देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है? दोस्तों, पिछले दिनों जापानी कैबिनेट के सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा जी को देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, मतलब की जो रूलिंग पार्टी है, इनके द्वारा प्रधानमंत्री इन्हें चुन लिया गया है। और इनकी पार्टी का नाम याद रखना, इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। आप सभी को पता होगा, जापान के जो प्रधानमंत्री पहले थे शिंजो आबे जी, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते दोस्तों पिछले दिनों अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जानी थी, और इसी के तहत जो है अब योशिहिदे सुगा जी को जापान का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है C जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समीर कुमार खरे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? दोस्तों, पिछले दिनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के IAS अधिकारी समीर कुमार खरे जी को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अब जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्य करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारत की ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं बची होगी जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना जिन्होंने अभी तक भी इसको याद नहीं किया है। स्कूल में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भैया ओजोन परत जो होती है ये हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच होती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से ये हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, हमारी पृथ्वी को संरक्षित रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी बातें हमने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी, इन्हें याद रखना है दोस्तों। पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर सन 2000 को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। 16 सितंबर वो तारीख है दोस्तों जब वर्ष 1987 में ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है, वहीं पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और विश्व भर के विभिन्न देशों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और इसे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसी तारीख को इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे और इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ए, 16 सितंबर। अगला प्रश्न है हमारा उबेर कप का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। दोस्तों, उबेर कप, थॉमस कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, इन सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से है और चर्चा में ये इसलिए आया था पिछले दिनों दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसके द्वारा डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर के दौरान आयोजित होने वाले जो थॉमस कप और उबेर कप के खेल थे इनको जो है 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसीलिए ये कप चर्चा में आए। हमारी परीक्षाओं में हमेशा ही इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हें हमें याद रखना है। हमारा प्रश्न जो है कि उबेर कप का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है, तो इसका संबंध है बी, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट में आवाज़ देने के लिए अमेजन ने किस अभिनेता के साथ में करार किया है। दोस्तों, पिछले दिनों अमेजन इंडिया ने अमिताभ बच्चन के साथ में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के तौर पर आवाज़ देने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ एक समझौता किया है। इस डील के साथ ही अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन जाएंगे। इनकी आवाज़ जो है दोस्तों भारत के जो एलेक्सा यूज़र्स हैं, एलेक्सा जो है दोस्तों ये अमेजॉन का एक गैजेट है जिस पर आप अपने प्रश्न उससे पूछ सकते हो। जैसे आप गूगल असिस्टेंट के साथ में पूछते हैं अपने प्रश्न, इसी तरह आप एलेक्सा से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको प्रतिक्रिया के रूप में जो है एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वही आवाज़ जो होगी ये अब अमिताभ बच्चन की होने वाली है। तो इस प्रकार से जो है अगर आप एलेक्सा यूज़र हैं और एलेक्सा को यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ में अपने प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। तो हमारा जो प्रश्न है एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट में आवाज़ देने के लिए अमेजन ने किस अभिनेता के साथ करार किया, तो ये करार किया बी, अमिताभ बच्चन के साथ। अगला प्रश्न है स्वामी अग्निवेश जी का पिछले दिनों निधन हो गया, ये कौन थे। दोस्तों, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन जो है ये पिछले दिनों हो गया। आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश को बड़े स्तर पर गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ किए गए कामों के लिए जाना जाता है। वर्ष 1977 में ये हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे दोस्तों, और 1979 में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में भी जो है इन्होंने कार्य किया हुआ था। वर्ष 2004 से लेकर 2014 के दौरान आर्य समाज का एक विश्व परिषद है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज, जो कि आर्य समाज का सबसे उच्च सदन कहलाता है, सबसे ऊपरी संस्था कहलाती है, उसके अध्यक्ष भी ये रह चुके थे। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है सी, सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है हमारा कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, पिछले दिनों फाइनेंशियल सर्विस पेटीएम प्लेटफॉर्म की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर जो है दोस्तों ये गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम के सभी स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों का प्रमोशन करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ए, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक अभियान शुरू किया। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे, इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से
एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करना है। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा कि G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअली बैठक का आयोजन जो है ये किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सऊदी अरब की अध्यक्षता में। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक की शुरुआत दोस्तों भूमि के क्षरण को कम करना और कोरल रीफ जो होती है इसको संरक्षण को लेकर के की गई। सितंबर के शुरुआती दिनों में दोस्तों सऊदी अरब की अध्यक्षता में ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का भी आयोजन किया गया था जिसमें हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 क्या है? G20 के बारे में सारा इतिहास, सारी जानकारी जो है मेरे 18 सितंबर 2020 की वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लें। प्रश्न में पूछा है हमसे कि G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया सऊदी अरब की। अगला प्रश्न है हमारा OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% की गिरावट की संभावना जताई है। पेरिस स्थित OECD ने इसके अलावा वर्ष 2021-22 में वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP को 10.7% की दर से बढ़ने का भी अनुमान लगाया, जैसा कि हमने पहले भी बात कर चुकी है इसके बारे में। तो लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा है कि OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है D -10.2%। अगला प्रश्न है हमारा टाइटन है, इसने किस बैंक के साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो दोस्तों पिछले दिनों घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ SBI के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच जो है ये लॉन्च की है जिसका नाम टाइटन पे है। अगर आपको जानना है कि ये घड़ी क्या है, इस घड़ी के फीचर क्या है, इस घड़ी के सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं और ये योजना क्या है, ये टाइटन पे क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में सारी बातें मेरे 18 सितंबर के वीडियो में बताई हुई है, तो वहां से आप जाकर दे सकते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है कि टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच लॉन्च की है? तो ये की है D SBI के साथ। अगला प्रश्न है हमारा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे रोगी सुरक्षा जो है इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। विश्व भर में 17 सितंबर को रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 की रोगी सुरक्षा दिवस की थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, तो इसे हमें याद रखना है। प्रश्न में पूछा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है A 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं माननीय श्री M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने जो है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर वर्चुअली वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन पिछले दिनों किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रोट आयुर्वेदा मॉडल पर बेस्ड किया गया है। वर्तमान में हमारे आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया श्री M वेंकैया नायडू जी ने। अगला प्रश्न है हमारा ये किस RBI के पूर्व गवर्नर का पिछले दिनों निधन हो गया? दोस्तों पिछले दिनों 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहने वाले अमिताभ घोष का निधन हो गया। ये 90 वर्ष के थे। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक अमिताभ घोष सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर रहे हैं भारत के, और RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में भी जो है ये अपनी सेवाएं दे चुके थे। तो हमारा जो प्रश्न है कि RBI के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? तो ये हो गया है A अमिताभ घोष जी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी वीकली करंट अफेयर्स की आपको सीरीज ये पसंद आ रही होगी। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।